नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो मनी। तो आज हम ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो हर लोगों की इमोशन के साथ जुड़ा है। वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन हर बार रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ही सही ऑप्शन है? इसके हर छोटे पहलू के बारे में हम आज देखेंगे कि हम जब घर खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं या लैंड खरीदते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखना चाहिए और कौन से कैलकुलेशंस करना चाहिए कि हमारा जो रियल एस्टेट में डिसीजन वो सही रहे। तो उसके उसके बारे में हम समझेंगे एक सिंपल भाषा में और एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में आता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट यानी क्या है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हम लैंड, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में लोग रियल एस्टेट को सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, स्टेटस सिंबल और सिक्योरिटी के रूप में देखते हैं बिकॉज वो एक रियल आपके सामने फिजिकल एसेट रहता है, इसलिए उसके साथ इमोशन भी जुड़ा रहता है। पर आज के टाइम में प्रॉपर्टी एक घर नहीं है बट एक फाइनेंशियल एसेट है जिसमें प्लानिंग और कैलकुलेशन की दोनों की ज़रूरत है। तो आज हम देखेंगे कि उसमें कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं रियल एस्टेट खरीदने के टाइम पे और क्या कैलकुलेशन उसके लिए ज़रूरी है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इंडिया में लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 रीज़न की वजह से। पहला है कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है टाइम के साथ वो बढ़ती है। सेकंड रीज़न है रेंटल इनकम, यानी आप जो फ्लैट या जो आप घर खरीदते हैं उसमें जो रेंट मिलता है उसको बोलते हैं हम रेंटल इनकम, तो उसमें रेंटल इनकम भी मिलती है। थर्ड रीज़न है ये टेंजिबल एसेट है, यानी ये हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और अपना बोल सकते हैं। पर रियलिटी में जितना हम इसका रिटर्न समझते उतना नहीं रहता है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ और कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने 2015 में एक फ्लैट खरीदा था। उसकी प्राइस थी 50 लाख रुपीज़ और उसकी अभी 2025 में उसकी फ्लैट की प्राइस है 80 लाख रुपीज़। तो 10 साल में उसकी फ्लैट की प्राइस होगी 50 लाख से 80 लाख रुपीज़। ये देखने में तो सही लग रहा है कि 10 साल में 50 लाख की प्रॉपर्टी 80 लाख होगी, पर उसका एनुअल आप रिटर्न देखोगे तो उसका 5% के आसपास रहता है। हमने अगर महंगाई माइनस कर दी और उसमें अगर मेंटेनेंस कॉस्ट और जो टैक्स हमने पे किया है उसको अगर माइनस कर दिया तो उससे भी वो कम आता है। बट रियलिटी में अगर हम कंपैरिजन करें म्यूचुअल फंड या स्टॉक से, म्यूचुअल फंड और स्टॉक का एनुअल रिटर्न 12 से 15% रहता है। उसके कंपैरिजन में तो आधा ही है। तो हम ये कोई भी अगर प्रॉपर्टी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कैलकुलेशन हमें करना है। बट हम इंडियंस के लिए घर खरीदना एक इमोशन रहता है। सब लोगों का सपना रहता है कि हमारा पहला घर हम खरीदें, और पर इसके लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करना है और कुछ कैलकुलेशंस फॉलो करना है कि हम घर खरीदने के टाइम पे कुछ गलतियां नहीं करें। तो पहला रूल है कि आपको घर जो खरीदना है आपके जो मैक्सिमम 3 to 5 टाइम्स ऑफ आपके एनुअल इनकम के इतना ही आपको घर खरीद परचेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी एनुअल इनकम है 10 लाख रुपए, तो आपको मैक्सिमम 10 लाख का 5 टाइम्स यानी 50 लाख का ही आपको घर मैक्सिमम खरीदना चाहिए। तो हर आदमी की इनकम रहती है, अपनी इनकम के हिसाब से आपका बजट अपने बनाना चाहिए। तो सेकंड रूल है ईएमआई का। तो मैक्सिमम जो ईएमआई है 30 से 35% आपके जो मंथली सैलरी का रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसका 30 से 35 हज़ार ही मैक्सिमम आपको ईएमआई रहना चाहिए, बिकॉज नहीं तो आप ज़्यादा ईएमआई करोगे तो आपका एक बर्डन आ जाएंगे और आप ईएमआई ट्रैप में फंस जाओगे और आपको फ्रीडम नहीं रहेगा बाकी की चीज़ करने का। और थर्ड रूल है कि आपके पास जो डाउन पेमेंट है मिनिमम 20% आपके पास डाउन पेमेंट रहना चाहिए, तभी आपने घर खरीदना चाहिए। अगर कोई घर अगर 50 लाख का है तो उसका डाउन पेमेंट आपके पास मिनिमम 10 लाख रुपए रहना चाहिए कि आप उसका डाउन पेमेंट के और रिमेनिंग 80% आप बैंक से लोन लेके आपका घर का सपना पूरा करें। तो ये हो गया थर्ड रूल। और फोर्थ रूल है कंपेयर एटलीस्ट 10 to 15 प्रॉपर्टीज बिफोर फाइनलाइजिंग, यानी अगर हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या कोई अगर घर या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना है, कम से कम 10 से 15 प्रॉपर्टी हमने देखना चाहिए, उनका सब कैलकुलेशन कंपैरिजन करना चाहिए और लोकेशन हो गया या हर चीज़ उसका कंपैरिजन करके ही उसको फाइनल करना चाहिए। जैसे हम अगर शादी के कपड़े लेने जाते हैं मार्केट में, जो शादी के कपड़े लेने के टाइम पे हम बहुत से ऑप्शन देखते हैं, कपड़े के टाइम में बहुत से चूज़ करते हैं, बहुत से दुकान में जाते हैं, उसके बाद हम शादी के कपड़े लेते हैं और वो शादी के कपड़े की कॉस्ट तो सिर्फ 5,000 से 10,000 के आसपास ही रहती है। पर बात आती है जब फ्लैट खरीदने की या कोई लैंड या प्रॉपर्टी खरीदने की, हम 2 से 3 प्रॉपर्टी देख के ही फाइनल कर देते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं हम प्रॉपर्टी खरीदने में।
कोई मिस्टेक को अवॉइड करना है तो कम से कम 10 से 15 प्रॉपर्टी आपको देखना है, उनका कंपैरिजन करना है, उसके बाद ही आपको फाइनल करना है। बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट रहता है प्रॉपर्टी खरीदने का, इसमें 50 लाख से लेके 1 या 2 करोड़ के आसपास हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारी पूरी जो लाइफ की जो सेविंग है इसमें हम डालते हैं। तो इसको हमें बहुत रिसर्च करके, बहुत कैलकुलेशन करके और टाइम लेके करना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया 4th रूल जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और 5th रूल है चेक बिल्डर रेपुटेशन, रेरा रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी का लोकेशन। ये हमें चीज़ देखना चाहिए कि जो बिल्डर जो हमें जो स्कीम दे रहा है वो बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, उसके प्रीवियस वाले जो उसने जो स्कीम्स उसने जो लॉन्च किए है वो कब उन्होंने पोजीशन दिया है, उनकी क्या रेपुटेशन है मार्केट में, वो हमें पहले चेक करना चाहिए। उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट है वो रेरा रजिस्टर्ड है क्या, वो हमें चेक करना चाहिए। 3rd है उसका लोकेशन क्या है, कितना प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन होगा, वो सब चीज़ें पैरामीटर्स के बारे में हमने देखना चाहिए बिफोर प्रॉपर्टी फाइनलाइजेशन। तो ये हो गए कुछ रूल्स जो आपको बताए प्रॉपर्टी लेने के पहले। तो जैसे कि मैंने आपको 5 रूल बताया, जैसे कि पहला रूल मैंने बताया कि घर की जो कॉस्ट है आपकी 3 to 5 टाइम्स ऑफ आपकी इनकम रहना चाहिए। सेकंड है आपकी EMI मैक्सिमम 30 से 35% ऑफ आपके जो मंथली सैलरी की इतना रहना चाहिए। 3rd है जो आपके पास डाउन पेमेंट मिनिमम 20% आपके पास रहना चाहिए। और 4th है कि आपको मैंने जैसे बोला कि आपको 10 से 15 प्रॉपर्टी कम से कम देखना है बिफोर कोई प्रॉपर्टी फाइनल करने के पहले। 5th है कि आपको बिल्डर का रेपुटेशन देखना है, उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट का जो उसने कितने टाइम में दिया है उसको देखना है, और वो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है क्या और उसकी लोकेशन और ग्रोथ क्या है, ये सबको आपको देख के आपको प्रॉपर्टी फाइनल करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको अगर रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदना है तो आपको मिनिमम 20% आपके पास डाउन पेमेंट रहना चाहिए। यानी आप अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपके पास 20 लाख रुपए कम से कम रहना चाहिए। तो मैं आपको एक रियल एस्टेट में एक ऑप्शन बताता हूँ जिसमें आप 500 से लेके 1000 के आसपास आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वो है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो बेसिकली REIT एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रहता है, ये बड़ी कंपनी रहती है। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ऑफिस के बिल्डिंग्स में, IT पार्क्स में और शॉपिंग मॉल्स में और वेयर हाउसेस में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और ये रेंट में देते हैं, और इससे जो रेंट्स की जो इनकम आती है वो जो डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर को देते हैं। जैसे आपने उसमें 5000 या के आसपास आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको जो प्रोपोर्शनेट उसका डिविडेंड आपको मिलेगा, यानी उसकी जो रेंटल इनकम आपको शेयर होंगी। तो REIT को मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे आपका एक फ्रेंड है मनीष और उसके 10 फ्रेंडों ने सोचा कि एक बड़ी प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं, और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो 100 करोड़ के आसपास है। तो उनके पास तो उतने पैसे नहीं रहते, तो वो क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं। वो ट्रस्ट में क्या रहता है कि इन्वेस्टर के 1-1 लाख रुपए सबके लेते हैं और वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी खरीद के उसको रेंट पे देते हैं। और जब वो प्रॉपर्टी का रेंट आता है तो वो प्रोपोर्शनेट सब इन्वेस्टर में वो रेंट वो बांटते हैं। तो यही कंसेप्ट रहता है REIT का। तो REIT क्या है? REIT एक रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड है। इसमें आप छोटे से अमाउंट से बड़े प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसमें आपके डिविडेंड के रूप में आपको रेंटल इनकम मिलती है और प्राइस भी अप्रिसिएशन होती है, और ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहता है। तो इसमें बिना प्रॉपर्टी खरीदे आप जो बड़े मॉल हो गया, जो IT पार्क हो गया, उससे आप रेंट कमा सकते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट में REIT के बारे में। तो दोस्तों, रियल एस्टेट में घर खरीदना सबका सपना रहता है, एक इमोशनल डिसीजन रहता है। और मैंने जैसे आपको कुछ रूल्स बताए, जो 5 रूल्स, वो 5 रूल्स को फॉलो करके आपको घर खरीदना चाहिए। और मैंने आपको जो बताया, जैसे REIT का ऑप्शन बताया कि आपके पास अगर कुछ ज़्यादा डाउन पेमेंट नहीं होगा तो आप REIT में इन्वेस्टमेंट्स करके भी आपका रियल एस्टेट में रेंटल इनकम कमा सकते हैं। हर आदमी का सपना रहता है घर खरीदना, पर हमें घर खरीदने के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेशन करना चाहिए, और हमें फाइनेंशियल मिस्टेक्स से और EMI ट्रैप से बचना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे NPS के बारे में, यानी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बात करेंगे, जो रिटायरमेंट प्लानिंग का है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। और उसके टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि वो हमारे टैक्स के लिए कैसे बेनिफिट है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।